डियर स्टूडेंट, आज हम ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी से जो चैप्टर नंबर 5 है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसका जो पार्ट नंबर 2 है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो स्टार्टिंग रहेगी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट की, वो मेंडल के लॉ रहेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, 2 लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो जो फर्स्ट लॉ था मेंडल ने दिया था, जो इसमें क्या कुछ हम याद रख सकते हैं, जो करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। तो यहाँ से कंक्लूजन आया था, उन कंक्लूजन के बेस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया गया था कि जो करेक्टर्स हैं, जो भी गुण हैं, वो डिस्क्रीट यूनिट, कुछ इकाइयाँ प्रेजेंट होती हैं अलग अलग, उनके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा वो रेगुलेट किए जाते हैं, जिनको हम फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर हैं जो जीन है, एलिल एलिल बोल सकते हैं, एलिल हैं जो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ, जो हमने देखा है फर्स्ट पार्ट के अंदर। इनडिसिमिलर पेयर, जो अलग अलग पेयरिंग में जो एक फैक्टर है वो डोमिनेट्स करता है जबकि अपना प्रभाव दिखाता है, जबकि दूसरा जो कैरेक्टर है वो रिसेसिव होता है, वो अपना प्रभाव नहीं शो कर पाता। Used to explain expression of only one of the parental character in monohybrid cross in F1 and expression of, तो यही ला है जो इसको यूज किया गया कि इसके अंदर जो पेरेंटल करेक्टर से जो भी F1 या F2 जनरेशन बने थे, तो उनके जो क्रॉस है, क्रॉस के अंदर जो जनरेशन हैं, उनको समझने में ये ला मदद करता है। आल्सो एक्सप्लेन, और इस ला ने ही जो 3:1 है, उस ला, उस प्रोपोर्शन को, उस रेशियो को साबित किया है, उसको उसके बारे में समझाया है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट है, ये इस फैक्ट पे बेस्ड था कि जो हम बोल रहे थे कि ब्लेंडिंग नहीं होती है, मिक्सिंग नहीं होते हैं, इंटरमीडिएट कंडीशन नहीं देखने को मिलती है, तो उस फैक्ट के ऊपर ये डिपेंड था। बोथ करेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन, हमने देखा जो ड्वार्फ करेक्टर है वो एक F1 जनरेशन के अंदर अपना प्रभाव है वो नहीं शो कर पा रहा था, लेकिन F2 के अंदर है जो वो अपना एक सेपरेट जो ड्वार्फ प्लांट है वो देखने को मिला था 3:1 के अंदर। तो इसका मतलब ये कि F1 के अंदर ये चीज़ नहीं देखने को मिली थी। पेरेंट्स कंटेन 2 एलेल्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, तो पेरेंट्स के अंदर पे 2 एलेल प्रेजेंट होते हैं पेयरिंग के अंदर, और जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो वो सेपरेट हो जाते हैं। फैक्टर्स ऑफ एलेल सेग्रीगेट, अलग अलग हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर, एंड गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ 2 फैक्टर, और जो गैमेट्स है वो केवल उनमें से एक ही फैक्टर है उसको रिसीव करता है। होमोजाइगस पेरेंट्स प्रोड्यूस सिमिलर टाइप के गैमेट्स हैं जो होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस करेगा, जबकि हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं वो अलग अलग प्रकार के जो गैमेट्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस करते हैं, 50-50% वो प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, When F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कंडीशन देखने को मिलेंगी, ब्लेंडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, एक ऐसा करेक्टर F1 PD में देखने को मिलेगा जो किसी भी पेरेंट्स में नहीं था। एग्जाम्पल है जैसे इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर, एक डॉग फ्लावर होता है स्नैपड्रैगन जिसको बोलते हैं, एंटीरियम स्पीसीज के इसका साइंटिफिक नाम है, तो उनके अंदर जो फ्लावर कलर है उसमें एग्जाम्पल समझने को मिलेगा इन क्रॉस बिटवीन द ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, जो ट्रू ब्रीडेड है, जो बिल्कुल प्योर लाइन है रेड फ्लावर, यदि उसका क्रॉस हम ट्रू ब्रीडेड व्हाइट फ्लावर के साथ करवाते हैं तो वहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंडीशन पिंक कलर का देखने को मिलेगा। When F1 was cell pollinated, the F2 resulted in ratio 1:1, तो यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 रहेगा F2 जनरेशन का, वहाँ पे हमने जीनोटिपिक रेशियो देखा था ये लेकिन यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो रहेगा, इसमें एक रेड बनेगा, 2 पिंक बनेंगे और एक व्हाइट फ्लावर देखने को मिलेगा F2 जनरेशन के अंदर। जीनोटिपिक रेशियो वर एग्जैक्टली एज मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड रेशियो, तो जो जीनोटिपिक रेशियो था वो मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस करवाया था मेंडल ने उसी जैसा था, बट फिनोटिपिक रेशियो हैड चेंज्ड फ्रॉम 3:, तो जो जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 ही था, लेकिन यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 है, लेकिन मेंडल में जो फिनोटिपिक रेशियो था वो 3:1 ही था। R was not completely dominant over R, एंड कैपिटल आर, जो कैपिटल आर है वो कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाया स्मॉल आर के ऊपर, तो जिसकी वजह से जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है डिस्टिंग्विश एज पिंक फ्रॉम कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, तो यहाँ पे एक पिंक कंडीशन देखने को मिलती है, डायग्राम से समझ सकते हैं पुनेट स्क्वायर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एक रेड फ्लावर है कैपिटल आर और यहाँ पे व्हाइट फ्लावर है, तो
वाइट के लिए यहाँ पे W वर्ड यूज करके आप स्मॉल RV वर्ड यूज कर सकते हैं, तब इनकी क्रॉसिंग करवाई जाती है। तो यहाँ पे F1 जनरेशन के अंदर सारे जो फ्लावर हैं वो पिंक कलर के बनते हैं, लेकिन जो F2 यदि इनके अंदर क्रॉसिंग करवाई जाती है तो वहाँ पे जो रेशियो है वो अलग देखने को मिलता है, 1:2:1 चला जाता है दोनों जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन क्या था, इनकम्प्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस चीज़ की वजह से देखने को मिलती है, उसका साइंटिफिक बेस क्या है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास दो सेट होते हैं जीन्स के, क्रोमोसोम्स के, तो क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन प्रेजेंट होता है, एलेल्स के पेयर में होते हैं एलेल्स। टू एलेल नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल, तो जो एलेल है वो आइडेंटिकल नहीं हो सकते, जैसे हमने हेटेरोजाइगस कंडीशन में देखा है। डिफरेंट वन में मॉडिफाई इन्फॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर एलेल कंटेन, तो यदि कोई अलग टाइप का कंडीशन वहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है तो उसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है, जो करेक्टर है वो मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है। मॉडिफाइड एलएल कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, और जो एलएल चेंज हुआ है यहाँ पे उसकी वजह से कुछ ना कुछ बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और वो बदलाव क्या है, हो सकता है वो नॉर्मल हो, जो भी वो इंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, इंजाइम जो प्रोटीनस सब्सटेंस होता है जो कि स्ट्रक्चर में आगे पिंक कलर है, रेड कलर है वो शो करता है, तो जो इंजाइम है हो सकता है वो नॉर्मल बने, या फिर लेस एफिशिएंट का मतलब है जो कम कारगर हो वो इंजाइम बने, तो इसकी वजह से फिनोटाइप वो सेम ही रहता है, ज़्यादा कुछ चेंज देखने को मिलेंगे क्योंकि इंजाइम तो है कम से कम। दूसरी कंडीशन है कि इंजाइम बिल्कुल नॉन फंक्शनल बने उसके अंदर, या फिर इंजाइम बने ही ना, तो उसके अंदर जो फिनोटाइप है वो इफेक्टेड देखने को मिलेगा। और डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमोडिफाइड एलएल, और डिपेंड करता है कि जो अनमोडिफाइड एलएल है वो कितना अपना डोमिनेंसी शो कर सकता है। यदि वो डोमिनेंसी अच्छी खासी शो करेगा तो कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यदि वो कम काम करता है उसकी वजह से यहाँ पे जो फिनोटाइप है वो देखने को चेंज देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर देखा जाता है कि जो अनमोडिफाइड या फंक्शनिंग एलएल होता है वो वैसे डोमिनेंट एलएल ही होता है, और जो मॉडिफाइड एलएल है वो इतना ज़्यादा अपना प्रभाव है वो शो नहीं कर पाता शुरुआत के अंदर। तो अनमोडिफाइड एलएल वो डोमिनेंट एलएल का शो डोमिनेंट है वो शो करता है, डोमिनेंसी वो उसके पास ही प्रेजेंट होती है। उसके बाद को डोमिनेंस, को मतलब साझेदारी के साथ डोमिनेंस देखने को मिलेगी यहाँ पे। When both allele are equally dominant produce equal effects F1 जनरेशन, जब F1 जनरेशन के अंदर जो दो गैमेट्स हैं, जो एलेल्स हैं वो अपना इक्वली इफेक्ट शो करें, उसमें कोई डोमिनेंट रिसेसिव कंडीशन देखने को मिलेगी, दोनों अपना प्रभाव इक्वली शो करते हैं, जैसे कि एबीओ बल्ड ग्रुपिंग होता है। एबीओ बल्ड ग्रुप्स हैं जो एक आई जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और जो कंट्रोल करता है कि किस प्रकार की जो शुगर है वो बनती है रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, काफ़ी सारी जो शुगर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, तो उनको कोड करता है ये आई जीन है। जो जीन आई हैज 3 एलेल्स, आई ए, आई बी एंड आई, तो ये इसकी 3 टाइप के एलेल हैं वो देखने को मिलते हैं, और जो आई ए और आई बी हैं वो अलग अलग शुगर पैदा करते हैं, जबकि जो स्मॉल आई है वो किसी भी प्रकार की कोई शुगर है वो पैदा नहीं करता है। प्रत्येक पर्सन के पास, प्रत्येक जो पर्सन है, प्रत्येक इंडिविजुअल है उसके पास केवल दो ही, इन तीनों में से केवल दो ही एलेल वो लिए मिलता है, पेयरिंग कंडीशन है तो दो ही मिलेंगे, जाहिर सी बात है। और आई ए और आई बी आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, तो जो आई ए और आई बी जीन है वो स्मॉल आई को कम्प्लीटली डोमिनेंट कर जाते हैं। और जब आई ए और स्मॉल आई कॉम्बिनेशन करते हैं तो आई ए अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और उसी टाइप की शुगर बनेगी जो आई ए जीन चाहेगा, मतलब आई स्मॉल आई का कोई भी रोल नहीं होता शुगर फॉर्मेशन में। और जब आई बी और स्मॉल आई फ्यूज होते हैं, हाइब्रिडाइज होंगे, तो आई बी एक्सप्रेस करेगा, और यदि आई ए और आई बी यदि आपस में फ्यूज करेंगे, जो गैमेट्स इनको लिए हुए जीन लिए हुए गैमेट्स हैं, तो उसके बाद जो कंडीशन है वो दोनों टाइप की शुगर बनाती हुई मिलेगी, जो ब्लड ग्रुप है इसी बेस पे वो ए बी ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल 6 प्रकार के जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल सकते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप है अलग अलग टाइप का ए बी ए, तो अलग अलग जो कंडीशन पाई जाती हैं वो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस देखने को मिलती हैं। तो हमारे पास जैसे दो पेरेंट्स हैं, तो एक पेरेंट से जो एक एलेल आएगा, दूसरे पेरेंट से दूसरा एलेल, तो उनके कॉम्बिनेशन से देखते हैं। जैसे दोनों पेरेंट्स से यदि आई ए जीन आता है, एलेल आता है, तो उससे जो होमोजाइगस कंडीशन आती है उससे होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप बोलते हैं। यदि एक पेरेंट से ए आएगा और एक पेरेंट से बी आता है तो आई ए आई बी कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, ब्लड ग्रुप रहेगा ए बी। और
यदि आई ए एक पेरेंट से आता है, स्मॉल आई एक पेरेंट से आता है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने को मिलेगी और ब्लड ग्रुप तो वो ए ही शो होगा क्योंकि ए डोमिनेंट है। इसी प्रकार से यदि एक पेरेंट से बी टाइप के ब्लड ग्रुप आते हैं एक टाइप से अलग अलग, तो कॉम्बिनेशन आप वहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग कंडीशन देखने को मिलेगी। यदि दोनों साइड से आई स्मॉल आई देखने को मिल रहा है तो कॉम्बिनेशन जीरो या फिर ओ ब्लड ग्रुप उसको बोला जाता है। तो ये वैसे मेन 6 टाइप हैं, 7 इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन है जो आई बी और आई ए, तो ये एक जैसी आई हुई है कंडीशन, पेरेंट्स अलग अलग जगह से आते हैं, तो टोटल वैसे 6 जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलते हैं ब्लड ग्रुप्स के, और वो जीन्स के द्वारा ही कोड किए जाते हैं, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, डाइहाइब्रिड क्रॉस जिसको बोला जाता है। अब तक हम सिंगल जीन का इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, तो अब डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो मेंडल ने पी प्लांट के अंदर जो क्रॉसिंग करवाई, अब उसके पास दो दो करेक्टर के साथ उसने स्टडी करना स्टार्ट किया। जैसे कि एग्जांपल लिया उसने सीड लिए, एक सीड वो थे जो येलो कलर के थे और राउंड उनकी शेप थी, और जो दूसरे सीड थे वो ग्रीन कलर के थे, हरे रंग के थे और रिंकल्ड जुरीदार शेप थी। F1 plants are yellow colored and round seeded shaped सीड। तो जो सबसे पहले जो पहले जनरेशन बनी है वो एक ही जैसे सारे के सारे जो सीड बने हैं, हालांकि वो बात अलग है, हेट्रोजाइगस कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेंगी, या येलो कलर्ड थे और राउंड शेप थी, चाहे वो ग्रीन और रिंकल्ड जो गुण था वो टोटली यहाँ पे स्प्रेस हो चुका है, कंप्लीट डोमिनेंस यहाँ पे देखने को मिली है। दैट इज येलो कलर वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड राउंड शेप डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, जो शेप है उसके ऊपर डोमिनेट कर गई थी जो राउंड शेप है। जीनोटिपिक सिंबल जो यहाँ पे यूज किए जाते हैं, कैपिटल वाई डोमिनेंट येलो सीड के लिए, सीड कलर के लिए जो रहेगा येलो कलर, स्मॉल वाई ग्रीन कलर के लिए रहेगा, आर है जो कैपिटल आर राउंड शेप के लिए रहेगा, और जो स्मॉल आर है वो रिंकल्ड शेप के लिए वर्ड यूज किए जाएंगे। जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स कैन बी रिटन एज, जो पेरेंट्स के जीनोटाइप है वो कैपिटल आर कैपिटल, क्योंकि पेयरिंग में प्रेजेंट होते हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आई कंडीशन देखने को मिलेगी। और जो गैमेट्स हैं वो शुरुआत में जो फ्यूज होंगे F1 जनरेशन बनाएंगे, तो वो गैमेट्स एक जगह से कैपिटल आर कैपिटल वाई और एक जगह से स्मॉल वाई आएंगे, और F1 जनरेशन जो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई टाइप के जनरेशन देखने को मिलेगा। व्हेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज्ड द F1 प्लांट्स ही फाउंड दैट 3/4 ऑफ द F2 प्लांट्स हैड येलो सीडेड, तो उन्होंने जब सेल्फ पोलिनेटेड करवाई F1 जनरेशन के अंदर, तो ये चीज़ देखी कि जो 3/4 है F2 जनरेशन की वो येलो सीडेड थे, जबकि 1/4 है वो ग्रीन सीडेड थे। तो यहाँ पे भी जो मेंडल का वन, यदि हम 1:1 करेक्टर स्टडी करें तो वहाँ पे रेशो है वो मेंटेन रहता है। येलो एंड ग्रीन कलर्ड सेग्रीगेटेड इन 3:1, दोनों के दोनों जो अलग अलग जो करेक्टर हैं वो 3:1 में ही सेग्रीगेट हुए हैं। राउंड एंड रिंकल्ड सीड शेप आल्सो सेग्रीगेट, जो राउंड और रिंकल्ड है करेक्टर, एक सिंगल करेक्टर है, जैसे कलर है येलो और ग्रीन वो 3:1 में था, और जो शेप है राउंड एंड रिंकल्ड वो भी 3:1 में ही सेग्रीगेट हुई है। तो यहाँ से जो एक रेशियो है वो देखने को मिलेगा, जब इसकी मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं दोनों की आपस में, तो 9:3:3:1 वो देखने को मिलेगा। और जीनोटिपिक रेशियो है जो थोड़ा सा अलग रहेगा, 1:2:1, 2:4:1 और 1:2:1, तो 121, 242, 121 आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, और इन रेशियो को ही हम आगे डायग्राम में समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का जो फिनोटाइप है राउंड कलर है और येलो, राउंड शेप है और येलो कलर है, यहाँ पे रिंकल्ड ग्रीन कंडीशन है, तो यहाँ पे जैसे ही F1 जनरेशन मिलेगी तो वो हेट्रोजाइगस कंडीशन बनेगी, येलो एंड राउंड शेप देखने को मिलेगा। उसके बाद यदि सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है, गैमेट्स को रखा जाता है इस तरीके से, अलग अलग टाइप के जो गैमेट्स यहाँ पे बनेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 9 कंडीशन देखने को मिलेगी, 9:3, तो 9 कंडीशन कौन सी है, ये इस तरीके से जब जाएंगे हम, बिल्कुल एक ट्रायंगल जो देखने को बन रही है, तो इस कंडीशन में जो 9 है वो अपने क्या बनेंगे, राउंड एंड येलो सीड बनेंगे। उसके बाद 3 हैं येलो एंड रिंकल्ड बनेंगे, और उसके बाद ये 3 हैं जो नीचे वाली एक ट्रायंगल बन रही है जो, तो इसके अंदर हमको राउंड एंड ग्रीन सीड है, और एक जो है वो रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 9:3:3:1 कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। और इसी प्रकार से यदि हम अलग अलग जीनोटाइप देखने की कोशिश करें तो 1:2:1,
रेशो 2 रेशो 4 रेशो 2 रेशो 1 रेशो 2 रेशो 1। तो इस टाइप की एक जो जेनेटिक रेशियो है वो भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि डाई ब्रीड क्रॉस से ही देखने को मिला है। तो व्हेन टू पेयर्स ऑफ ए ट्रेट वर आर कंबाइंड इन ए डाई हाइब्रिड, segregation of one pair of characters is independent on the other pair of characters। तो इसके अंदर पीछे से समझ सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे जो एक करेक्टर्स है जो F1 जनरेशन में कम्बिनेशन है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, तो जो पेरेंट्स से जो कम्बिनेशन आए हैं उनसे ये चीज़ बनी है। लेकिन आगे जब इनके कम्बिनेशन बनेंगे तो पेरेंट्स के पास तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैपिटल आर था और स्मॉल आर था, लेकिन जो एक्स्ट्रा कम्बिनेशन देखने को मिले हैं ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करते हैं। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा जो कम्बिनेशन है जो कि पेरेंटल कम्बिनेशन से अलग कम्बिनेशन देखने को मिलते हैं वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करते हैं। तो यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट, तो जो करेक्टर्स की जो पेयरिंग है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है कि भाई जिस कम्बिनेशन में वो आए थे उसी कम्बिनेशन में गई, कोई जरूरी नहीं है। Punnett square can be effectively used to understand independent segregation of one pair of the genes R and R। तो पुनेट स्क्वायर का काफ़ी इस चीज़ में यूज किया है, हमने पीछे भी देखा है। 50% ऑफ द गैमेट्स हैव जीन आर एंड अदर हैव स्मॉल आर। तो 50% जो जीन है उनके पास 50% के पास कैपिटल आर मिलेगा, 50 के पास स्मॉल आर मिलेगा। बिकॉज सेग्रीगेशन ऑफ 50% आर एंड 50% स्मॉल आर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ, तो इनकी सेग्रीगेशन किस बेस पे होगी, कैपिटल वाई की स्मॉल वाई की और कैपिटल आर स्मॉल आर एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी भी प्रकार से कम्बिनेशन है वो देखने को मिल सकता है। सो 50% आर बीरिंग गैमेट्स हैज वाई कैपिटल वाई और 50 के पास क्या रहेगा, स्मॉल वाई रहेगा। 4 जीनोटाइप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 4 टाइप्स ऑफ द पोलन ग्रेन एंड 4 टाइप्स ऑफ एग। जो कि जो एक्स्ट्रा कम्बिनेशन है वो देखने को मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई भी आप नोट कर लेना यहाँ पे, जो कि 4 प्रकार के जो गैमेट्स का बनना ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करता है, जो कि थर्ड लॉ था मेंडल का। उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलने लगी, हम ज़्यादा चीज़ों को विजुलाइज करके देखने लगे, स्टेनिंग वगैरह करके देखने लगे, क्रोमोसोम को देखना आसान हो गया। बाय 1902 के अंदर जो क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग द म्यूसिस हैड बीन वर्कड आउट, तो क्रोमोसोम मूवमेंट है उनके ऊपर जानकारी वगैरह वो इकट्ठी की गई थी उस टाइम पे, मतलब पता लगा लिया था कि किस तरीके से जो क्रोमोसोम है मूव करते हैं जब म्यूसिस होती है, म्यूसिस माइटोसिस जो +1 के अंदर काफ़ी डिटेल में रहता है टॉपिक, उसके अंदर ही मूवमेंट होती हैं। बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन एंड ड्यूरिंग मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, तो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो भी अब तक जो स्टडी किया जा चुका था कि किस तरीके से इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस के अंदर जो इक्वली डिवाइड होती हैं, जो क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है और जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है तो मियोसिस प्रोसेस होती है। वाल्टर सटन एंड थियोड्रे बोवेरी ने क्या चीज़ पता की कि जो थ्योरी है उसके अंदर ये पॉइंट ऐड किए थे कि जो क्रोमोसोम है वो या फिर जो जीन्स है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। 2 एलेल ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, जो एलेल्स होते हैं, एलेल्स होमोलोगस क्रोमोसोम की होमोलोगस साइट है, जो जिस जगह पे एक जगह पे जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन मिलेगा उसी जगह पे दूसरे क्रोमोसोम जो पेयरिंग में होते हैं उसी जगह पे वो एलेल दूसरा एलेल वहाँ पे मिलता है। पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स, जैसे ही जो क्रोमोसोम हैं उनकी पेयरिंग को सेपरेट किया जाएगा उसी प्रकार से अब क्रोमोसोम के ऊपर ही एलिल हैं तो इसी बेस पे जो एलिल हैं वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ की जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो हम देख सकते हैं। थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कॉलेजेस, तो मॉर्गन और उसके कॉलेजेस ने लेड टू डिस्कवरीज बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड, तो वेरिएशन के ऊपर काफ़ी डिस्कवरी की कि किस प्रकार की विभिन्नताएं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आती हैं। मॉर्गन वर्कड विद फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर के साथ उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया था, जो कि उसकी स्टडी के लिए काफ़ी यूजफुल थी, हेल्पफुल थी। क्यों थी, कारण क्या थे, कई बार बोल देते हैं कि मॉर्गन ने ही ड्रोसोफ्लाई को ही क्यों चुना, क्योंकि जो
ड्रोसोफिला मेलनगेस्ट्रा फ्रूट फ्लाई है, उसको हम सिंथेटिक मीडियम में लैब के अंदर उगा सकते हैं। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर ही अपना लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कर लेती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम एफ उसके जो लाइफ साइकिल है जनरेशन से स्टडी कर सकें। सिंगल मेटिंग से एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाई हैं वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेज का जो बिल्कुल कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन जो मेल एंड फीमेल फ्लाइज हैं वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल होती हैं, बाहर से देख के बता सकते हैं हम। साइज का बड़ा फर्क होता है। हैज मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडेटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप। तो हेरिडिटी वेरिएशंस भी काफ़ी सारी देखने को मिल जाती है, जिसको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। ज़्यादा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की भी यूज नहीं करनी पड़े, ज़्यादा हाई फाई माइक्रोस्कोप के बिना भी उनको जीन्स को स्टडी किया जा सकता है। उसके बाद है कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ जीन। तो एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, जिसमें पूछ रखा है कि भाई किस टाइप का जो पोर्शन है वो जीन का है, किस टाइप का क्रोमोसोम का है, वही यहाँ पे सॉल्व करके दे रखा है। तो जीन्स का बिहेवियर एक साइड में देखेंगे, एक साइड में हम जिसको मेंडेलियन फैक्टर बोलते हैं, और एक साइड में क्रोमोसोमल बिहेवियर। तो जो जीन्स हैं वो एलिल्स ऑफ ए फैक्टर अकर इन द पेयर। तो हालांकि ये टेबल फिल करके दे रखी है, ऊपर का मटेरियल नहीं बता रखा है कौन सा फैक्टर है, कौन से क्रोमोसोम है। तो जो एलिल्स हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो क्रोमोसोम भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरिटी काफ़ी सारी में दोनों में सेम बात रहेंगी। सिमिलर और डिसिमिलर एलेल ऑफ ए फैक्टर सेपरेटेड ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। और यहाँ पे भी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं मियोसिस के टाइम पे। सेपरेशन दोनों में देखने को मिलेगी। मेंडेलियन फैक्टर कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये जो खास बात है वो फैक्टर्स के बारे में रहेगी। जो पेयर्ड क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द मियोसिस, बट द लिंक्ड जीन्स इन द सेम क्रोमोसोम नॉर्मली डू नॉट असॉर्ट। तो यहाँ पे लिंकेज का जो पॉइंट है वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट देखने को मिलता है। तो लिंकेज को स्टडी करते हैं। जो मॉर्गन है, जैसे ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे, carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study genes that were sex linked। तो जो मेल और फीमेल फ्रूट फ्लाइज के अंदर अलग अलग टाइप के जो कम्बिनेशन देखने को मिलते हैं उनको बारे में स्टडी करते टाइम मॉर्गन है उन्होंने काफ़ी सारे क्रॉस करके देखे। हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड एंड वाइट आइड फीमेल्स। तो इन्होंने जो फीमेल हैं वो ली येलो कलर की, और जो उनकी आई थी वो वाइट कलर की थी, और जबकि ब्राउन बॉडीड भूरे रंग के जो मेल लिए और रेड आइड उनकी आंखें कैसी थी, लाल थी, उनके बीच में क्रॉस करवाया। एंड इंटरक्रॉस्ड दियर F1 प्रोजेनी, और जो उनके बीच में जो क्रॉसिंग से F1 जनरेशन बनी उनके बीच में भी उसने इंटरक्रॉस्ड करवाने की कोशिश की। तो ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिली, टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे जैसे मेंडल ने बताया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो यहाँ पे जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हुए थे। और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो रूल दिया था, जिसके अंदर F1 जो जनरेशन है जो हमने देखी थी 9:3:1, उससे थोड़ी डेविएट होगी, उससे थोड़ी चेंज होके यहाँ पे रेशियो है वो देखने को मिले थे, जो कि एक्सपेक्टेड रेशियो था टू जीन्स जब इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। जो मेंडल में डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो हमने रेशियो देखा था, जीन्स लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड टू जीन्स इन द डायहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर स्थिर थे, मिल रहे थे, और जो टू जीन्स हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में वो सेम ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। प्रोपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हाइयर। तो जिसकी वजह से एक ही क्रोमोसोम के ऊपर रहने की वजह से जो जीन्स हैं वो सेग्रीगेट नहीं हो पाए थे, क्योंकि यदि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो वो एक साथ एक ही कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ते हैं। तो इसी चीज़ को लिंकेज बोलते हैं। तो लिंकेज क्या चीज़ है, ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन्स एंड कोइंड द टर्म लिंकेज। तो ये फिजिकल एसोसिएशन को ही लिंकेज बोला जाता है, और इसी से जो टर्म है वो लिंकेज आई। जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम वर टाइटली लिंक्ड शोड वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। तो जो जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं वो बिल्कुल टाइटली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो सकते, वो अलग अलग नहीं जा सकते गैमेट्स के अंदर, वो एक ही जगह जाएंगे, इकट्ठे ही जाएंगे। जीन्स वाइट एंड येलो, जो वाइट और येलो के लिए जो कलर कोड जो भी कोडिंग कर रहे थे जो जीन, वो टाइटली लिंक्ड होते हैं। सो ओनली 1.3% रिकम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो नए करेक्टर बनने के चांसेस बहुत ही कम है, 1.3% ही है। उसके बाद रिकम्बिनेशन,
रिकम्बिनेशन क्या चीज़ है? डिस्क्राइब जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कम्बिनेशन। तो जो पेरेंट के अलावा जो एक अलग करेक्टर देखने को मिलता है, जो वेरिएशन देखने को मिलती है, वो रिकम्बिनेशन की वजह से ही होती है। वाइल अदर वर लूजली लिंक्ड सोड हायर कम्बिनेशन। तो जो जीन ज़्यादा लूजली लिंक्ड मिलेंगे, टाइटली नहीं है, लूजली लिंक्ड है, तो वो ज़्यादा कम्बिनेशन रिकम्बिनेशन यहाँ पे शो करेंगे। वाइल वाइट एंड मिनिएचर विंग्स शोड, जबकि हमने देखा था वहाँ पे येलो और वाइट, और यहाँ पे वाइट और मिनिएचर हैं जो, वो ज़्यादा रिकम्बिनेशन इसलिए शो कर पाते हैं क्योंकि वो लूजली लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। एल्फ्रेड स्टुरटवेंट used frequency of recombination as a measure of distance between the gene। तो उन्होंने जो भी रिकम्बिनेशन के अलग अलग रेशो आए हैं, फ्रीक्वेंसीज आई हैं, उनको यूज करके उन्होंने डिस्टेंस का पता लगाया है, जीन के बीच में कितनी डिस्टेंस है। और जीन के डिस्टेंस पता लगी तो मैपिंग है, उन्होंने जो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर अलग अलग जीन है उनका जो मैप है वो तैयार करने में मदद की। जेनेटिक्स मैप आर एक्सटेंसिवली यूज्ड, और जो ये मैप्स हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंस ऑफ होल जीनोम इन द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। जो HGP है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसके अंदर काफ़ी यूज किया जाता है कि जो जीन्स है उनके बीच में कितना स्पेस है और वो किस बेस पे फिर अपना जो कम्बिनेशन है या फिर रिकम्बिनेशन है, लिंकेज, वो शो कर सकते हैं। तो डायग्राम से हम समझ सकते हैं, यहाँ पे जो क्रॉस है, ए क्रॉस है, बी क्रॉस है। जो ए क्रॉस है वो लिंकेज को शो करेगा। तो यहाँ पे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, वाई प्लस वगैरह इनको यदि आप ज़्यादा नहीं भी समझोगे तो पेरेंटल जो कम्बिनेशन है यहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं 98.7%। और जो रिकम्बिनेशन टाइप है वो 1.3% देखने को मिलेगा। मतलब पेरेंटल का टाइप है जो कि जैसे पेरेंट्स थे ऐसे कम्बिनेशन है, कोई नया रिकम्बिनेशन जो ये लाभ सेग्रीगेशन जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो कम देखने को मिलता है यहाँ पे। लेकिन क्रॉस भी है और रिकम्बिनेशन का है जिसके अंदर पेरेंटल कम्बिनेशन है वो बहुत कम हो गए हैं। जैसे पेरेंटल कम्बिनेशन रिकम्बिनेशन चाहे कितनी भी हो जाए, पेरेंटल कम्बिनेशन 50% से कम तो जाएंगे ही नहीं। रिकम्बिनेशन जैसे यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल रही है, तो ये रिकम्बिनेशन का एग्जाम्पल है।